नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान। वो पार्टी जो 2014 की मोदी लहर के बावजूद जीत गई थी, वो पार्टी जो 2019 में बीजेपी की बड़ी लोकप्रियता के बावजूद जीत गई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि जब बीजेपी लोकसभा में कमजोर हुई, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी अपना राज्य नहीं बचा पाई? आज स्पॉटलाइट इसी पर। सबसे मुख्य कारण जो समझ आ रहा है वो ये कि लोग शायद त्रस्त हो चुके थे रोज रोज केंद्र और राज्य के टकराव से। एक तरह से दिल्ली के शासन में केंद्र सरकार यानी बीजेपी का दखल तो था ही। पुलिस केंद्र के पास है, ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति केंद्र के पास है, डीडीए उनके पास है, एनडीएमसी का पूरा क्षेत्र केंद्र सरकार के जिम्मे है। केंद्र से नियुक्त होने वाले एलजी की इजाजत के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। पहले भी पत्रकारों ने ये सवाल आप नेताओं से पूछे थे कि कहीं ये कहना कि काम नहीं करने दिया जा रहा आप सरकार पर उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। और लगता है कि आप सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये बात काफी स्पष्ट तौर पर दिखी। जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर ब्यूरोक्रेट्स अपने अंतर्गत रख लिए। फिर शराब घोटाले की बात सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के 3 सबसे बड़े चेहरों को जेल जाना पड़ा। आपके मंत्री सत्येंद्र जैन को एक दूसरे केस में जेल हुई। स्कूलों में शिक्षकों की और गैर शिक्षकों की भर्ती तक में आप सरकार और एलजी दफ्तर में टकराव दिखा। पूर्ण राज्य तो अभी दूर की बात है, तो शायद जनता ने दिल्ली का पूर्ण शासन बीजेपी को देने का फैसला कर लिया। दूसरी बात, कहते हैं ना कि डेटा ही आज की तारीख में किंग है। जिसके पास पूरा डेटा है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर हैं, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस बूथ में क्या पैटर्न रहा है वोटिंग का, कितने वोटर अपनी तरफ कर लेने से खेल पलट सकता है, यही है सारा खेल। बल्कि ईवीएम की वजह से बूथ लेवल का वोटिंग पैटर्न समझ आ जाता है। जिन क्षेत्रों में नए लोग आए हों वहां जाकर वोटर लिस्ट में ऐड करवा देना, जो पार्टी ये साध ले तो बिल्कुल काफी बढ़त मिल सकती है। इसके अलावा वोटर लिस्ट खंगालने से लोगों की सोशल प्रोफाइल भी समझ आ जाती है। कौन किस राज्य से दिल्ली आया है, कौन किस जाति का है, कैसे उनका समर्थन जीता जाए। शायद बीजेपी ने इस फ्रंट पर आम आदमी पार्टी से बाजी मार ली। आपको क्या विज्ञापन दिखाना है, क्या वीडियो दिखाना है, जब ये सब डेटा तय कर रहा है तो यानी डेटा बहुत कुछ कर सकता है। एनडीटीवी वेबसाइट पर 24 जनवरी को ही पत्रकार अखिलेश शर्मा ने लिखा था कि बीजेपी ने हर बूथ को माइक्रो मैनेज किया है और कई महीनों से ऐसा कर रहे थे। उन्होंने ये भी लिखा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों को 2-2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जिम्मेदारी दी गई थी, जैसे धर्मेंद्र प्रधान को मालवीय नगर और ग्रेटर कैलाश, गजेंद्र सिंह शेखावत को नरेला और बवाना, अनुराग ठाकुर को मुस्तफाबाद और करावल नगर। ये कोर ग्रुप रोज केंद्र सरकार के साथ रिपोर्ट शेयर करते थे। इंडियन एक्सप्रेस में लिज मैथ्यू लिखती हैं कि बीजेपी के नेताओं ने छोटी छोटी मीटिंग्स भी की। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वोटिंग से पहले 7 हफ्तों में 5000 छोटी छोटी मीटिंग्स की। तो इस ऑर्गेनाइज मेहनत में बीजेपी ने बाजी मार ली और 27 साल बाद दिल्ली उनको मिल गई। अब बात करते हैं योजनाओं की। लोकप्रिय योजनाओं को शुरू करने का श्रेय बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को जाता है। फ्री बिजली पानी, स्कूलों और अस्पतालों की बात को सेंट्रल मुद्दा बनाना, वहाँ कई नई चीजें हुई भी हैं। महिलाओं के लिए बस फ्री करना, इन सभी योजनाओं की बीजेपी ने शुरू में तो आलोचना की। जाहिर है विपक्ष का ये काम होता है। नरेंद्र मोदी ने भी कभी इन्हें फ्री की रेवड़ी कहा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ जो विज्ञापन दिया उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि ये सभी योजनाएं दिल्ली में चलती रहेंगी। नतीजों से जाहिर है कि जनता को नरेंद्र मोदी की गारंटी पर यकीन हो गया कि कम से कम ये रोकी नहीं जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने सब सेट कर ही दिया है, तो अब क्यों ना बीजेपी को मौका देकर देखा जाए। दूसरा ये कि एमसीडी चुनावों में आपको जीत मिली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा जो आपके लिए एक सक्सेस बनता। सड़क और पानी का इशू लगातार रहा लोगों के लिए। एमसीडी के वर्किंग को लेकर भी केंद्र से तनातनी भी बनी रही। क्या कांग्रेस ने या दूसरी पार्टियों ने कोई रोल अदा किया है आपकी हार में? ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने वोट काट दिए या आप और कांग्रेस के एक साथ न आने की वजह से आपको नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा डेटा से तो नहीं दिखता। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस ने वोट काटे हैं, लेकिन वे इतनी सीटें नहीं है कि नतीजा उलट जाता, बल्कि कांग्रेस लगभग 2% ही अपना वोट बढ़ा पाई है। बल्कि ये तो अरविंद केजरीवाल के लिए इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है कि क्यों वे अपनी सीट भी नहीं बचा सके। अरविंद केजरीवाल के फेस पर ही तो पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन हुआ ये कि अब वे दिल्ली विधानसभा में विपक्षी कतार में भी नहीं बैठे दिखेंगे। दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट भी बदली, लेकिन हार गए। वैसे पिछली बार पटपड़गंज से भी वे बहुत कम मार्जिन से जीते थे। सौरभ भारद्वाज, जिन्हें लोकप्रिय नेता माना जा रहा था, वे भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। अतिशी भी बहुत ही कम मार्जिन से जीत पाई हैं। एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि इस कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल के लिए सत्ता में बने रहना फोकस हो गया था। वे जेल भी गए, लेकिन वहां रहते उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बाहर निकल कर दिया।
जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन ने चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दिया और जेल गए, लेकिन वे भी जेल से निकले और उन्होंने इलेक्शन फेस किया, जीते भी। बाकी इस चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शराब घोटाले का आरोप लगा, बीजेपी के प्रवेश वर्मा पर पैसे बांटने का आरोप लगा। अब ये देखना होगा कि इन दोनों आरोपों का नतीजा क्या निकलेगा। साथ ही बीजेपी के लिए भी एक कार्यकाल आसान नहीं होगा, क्योंकि जनता की उम्मीदें होंगी कि प्रदूषण का हल निकले, यमुना की सफाई हो, कूड़े के पहाड़ हटें और सड़क और पानी की स्थिति सुधरे। महिलाओं को अपने खाते में पैसे का इंतजार भी रहेगा।